सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो साइंस की वीडियो सीरीज़ में चला रही हूँ, इसमें आपका जितना भी सिलेबस है साइंस का, क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा कवर करवाया जाएगा। यानी इसमें फोर्थ से लेकर तो 10 तक की जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी क्वेश्चन आंसर की सूरत में आपको बताई जाएंगी। तो ये वीडियोस जो है या फिर ये जो साइंस की सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पूरी सीरीज़ जब कंप्लीट होती है, इसको 2-3 बार अगर आप देख लेते तो इंशाल्लाह आपका साइंस का जो सिलेबस है वो हाफ तो मतलब 50% नहीं कह सकती मैं, मोर देन 50%। और ऐसे समझिए आप 80 टू 90% तो आपका सिलेबस इसमें कवर हो ही जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी है तो फिर आप टेक्स्ट बुक वगैरह रेफर कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको फिर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूखे के मर्ज की क्या वजह है। यानी जो रिकेट्स है, सूखे की जो बीमारी होती है उसकी क्या वजह है, किस वजह से रिकेट्स होता है या सूखे का मर्ज होता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से। देखिए, विटामिन डी किसके लिए ज़रूरी होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सूखे का जो मर्ज होता है या रिकेट्स जो होता है, ये बीमारी कैसी होती है कि इसमें हमारी हड्डियों में ही गैर मामूली तब्दीली आ जाती है। यानी जैसे नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, जिसे हम सूखे का मर्ज कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से। देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में सूखे का जो मर्ज है उसका बताया गया है कि कैसे इसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो स्टंट ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर, बराबर। ऑड क्योर टू स्पाइन टू बैक, यानी जो बैक शेप है वहां पर भी, जो बैक में जो हमारी हड्डियां वगैरह होती है वहां पर भी स्पाइन में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है, कर्व आ जाता है। कर्व यानी क्या, इस तरह से जो हम कहते हैं ना, गोल शेप हो जाती है। ओके, वाइड जॉइंट्स एट एल्बो और ट्विस्ट, यानी हमारी जो कोहनी होती है वहां पर, और जो हमारी क्या कहेंगे, ट्विस्ट यानी जो कलाई होती है वहाँ चौड़ी, मतलब चौड़ाई बढ़ जाती है। नॉर्मल जितना होता है उससे ज़्यादा चौड़ाई बढ़ जाती है, मतलब जो जॉइंट्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर बाकी की जो चेंजेस है वो भी बताए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए पेट भी किस तरह से फूला हुआ है इस बच्चे का। ऑड शेप लेग्स हो जाते हैं, यानी हमारे जो नॉर्मल शेप होती है लेग्स की, तो जो जिन बच्चों को या जिनको भी रिकेट्स की बीमारी होती है तो उनकी जो शेप है पैरों की, वो भी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। वाइड एंकल्स हो जाते हैं, यानी जो हमारे टखने हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। वाइड बोन्स हो जाते हैं, यानी हड्डियों की जो हड्डियां फैलने लगती है मतलब इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है, चलने में हर चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो किसकी वजह से होता है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और चूंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए जो रिकेट्स जो बीमारी है ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खून में शक्कर की मिकदार कौन सा मुहर्रिक काबू रखता है। तो ये भी बहुत ही नॉर्मल या बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि जब किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उनका जो खून का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है। और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या लिया जाता है, इंसुलिन लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है उसकी जो मिकदार है या फिर वो इंसुलिन जो मुहर्रिकाब है वो बेकाबू हो गया है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही है। तो खून में शक्कर की मिकदार को कौन सा मुहर्रिक काबू रखता है, तो इंसुलिन नाम का मुहर्रिक जो है खून में शक्कर की मिकदार को काबू में रखता है। यानी हमारी बॉडी को जितनी ज्यादा जितनी जरूरत है शुगर की, वो उतना उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लोरीन के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है। यानी अगर फ्लोरीन जितनी, देखिए आपको मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताई थी, ज़ेरे तगज़िया और बर तगज़िया। यानी जो भी चीज़ की ज़रूरत हमारी बॉडी में जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या जितनी ज़रूरत है उससे कम अगर हमारी बॉडी को वो चीज़ें मिलती हैं तो भी हमको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हमारी बॉडी के लिए जो विटामिन है, चाहे जो भी चीज़ें हों, वो बैलेंस में होना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर फ्लोरीन हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा चला जाए तो इससे क्या होता है, दांतों का फ्लोरेसिस इससे होता है। ओके, अब दांतों के फ्लोरेसिस में दांतों में गैर मामूली बिगड़ाव या गैर मामूली चेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अब हड्डियों में गैर मामूली तौर पर कैल्शियम जमा होने को क्या कहते हैं। यानी हड्डियों में अगर कैल्शियम हमारा जमा हो रहा है, गैर मामूली यानी जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा अगर कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर
जमा हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हड्डियों का फ्लोरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हड्डियों का फ्लोरोसिस। चेहरे के फॉल्स की क्या वजह है? तो विटामिन डी। जाहिर सी बात है, हमारे चेहरे की जो बनावट है वो भी हड्डियों से ही बनी हुई है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से चेहरे का फॉल्स की बीमारी होती है। विटामिन बी और विटामिन सी के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है? जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता। यानी ये दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो भी जाए तो भी हमारे जिस्म को इनसे कोई भी खतरा नहीं है। जैसे कि विटामिन डी की ज़्यादती की वजह से हड्डियों का या दांतों का फ्लोरोसिस हो सकता है, या सॉरी, फ्लोरीन की कमी या ज़्यादती की वजह से दांतों का फ्लोरोसिस, हड्डियों का फ्लोरोसिस हो सकता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो विटामिन डी है उसकी कमी या उसकी ज़्यादती की वजह से भी कई बीमारियां लाहक होती है। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे हैं जिनकी ज़्यादती अगर हो भी जाए बॉडी में तो जिस्म को कोई भी नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाने से क्या होता है? तो शरीयानें जो है हमारी बंद हो जाती है, यानी जो हमारी नसें होती हैं ये क्या होती हैं? बंद हो जाती है। खून में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। खून में शक्कर की मिकदार मामूल से बढ़ जाने से कौन सा मर्ज होता है? तो खून में सबको पता है कि खून में अगर हमारी शक्कर की मिकदार बढ़ गई तो डायबिटीज होता है, यानी इसे हम शुगर या ज़ियाबतीस या फिर हम इसे डायबिटीज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों होता है? तो विटामिन ए की ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि विटामिन ए के कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन ए के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, और कमी की वजह से क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर जिसे नहीं पता है वो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ कि विटामिन ए की वजह से की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, या विटामिन बी 12 की वजह से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो ये फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ओके। तो विटामिन ए के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है? बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? गिज़ा के खराब होने से क्या मुराद है? अब गिज़ा के खराब होने से क्या मुराद है? गिज़ा में नामुवाफिक तब्दीलियां आ जाती है, यानी हम कहते हैं ना कि गिज़ा खराब हो चुकी है, तो गिज़ा में क्या हो जाता है? नामुवाफिक तब्दीलियां। नामुवाफिक तब्दीलियां यानी क्या? जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, ऐसी तब्दीलियां अगर आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं गिज़ा खराब हो चुकी है। अब देखिए कौन से बर्तन में छाछ खराब हो जाती है? जो हम छाछ निकालते हैं तो कौन से बर्तन में रखने की वजह से वो ज़ाय हो जाती है? तो पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए छाछ को, क्योंकि छाछ के ज़र्रात और पीतल के बर्तन के जो ज़र्रात होते हैं इनमें कीमियाई अमल होने की वजह से ये क्या होती है? खराब हो जाती हैं, ओके। किस धात के बर्तन में दूध रखने पर वो हरा हो जाता है? तो तांबे के बर्तन में। यहाँ पर भी कीमियाई अमल होता है जिसकी वजह से दूध क्या होता है? खराब हो जाता है। तो दूध को स्टील या जर्मन के बर्तन में ही रखा जाता है, तो तांबे के बर्तन में रखने की वजह से कीमियाई अमल होता है और दूध जो है हमारा खराब हो सकता है। कुदरती मुहाफिज अशिया के नाम बताइए। अब कुदरती मुहाफिज अशिया यानी क्या? यानी हम जो फूड स्टोर करके रखते हैं, जैसे अचार, मुरब्बे या मसाले वगैरह जो हैं, हम इनको क्या करते हैं? बहुत दिनों तक हम ये चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं। तो इनको जो है जो फफूंद वगैरह से या ख़राब होने से बचाने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है? तो आपको पता है जैसे मुरब्बे वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें शक्कर का पाक वगैरह डाला जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक महफूज रह सकता है। अचार अगर हम बनाते हैं तो अचार में तेल अगर ज़्यादा रहेगा या तेल डालकर उसको, या जो भी चीज़ें हम जैसे कोई चीज़ सुखा कर अगर हम महफूज करना चाहते हैं तो उसको नमक लगाकर सुखाया जाता है ताकि वो कीड़े मकोड़े से या जो भी फफूंद वगैरह लगती हैं उससे महफूज रहें। तो कुदरती मुहाफिज अशिया कौन कौन सी हैं? शक्कर, तेल, नमक और मसाले हैं जिसकी वजह से हम गिजाई अशिया को कई दिनों तक महफूज करके रख सकते हैं। अब मस्नूई मुहाफिज कौन कौन सी, यानी मस्नूई तौर पर कौन सी चीजें ऐसी है जो अशिया को महफूज करती है? अब ये जो शक्कर, तेल, नमक है ये हमें कुदरती तौर पर हासिल होता है, यानी कुदरती चीजों से हासिल होता है, इसलिए इन्हें कुदरती मुहाफिज कहा जाता है। हम मस्नूई मुहाफिज यानी क्या? जो इंसान ने बनाए हैं। तो मस्नूई मुहाफिज कौन से हैं? मस्नूई मुहाफिज अशिया कौन कौन सी हैं? तो देखिए सोडियम फेरोनेट और साइट्रिक एसिड, ये जो है ये कौन सी अशिया है? मस्नूई मुहाफिज अशिया है। अब देखिए यहाँ पर गिज़ा को महफूज करने के जो तरीके हैं ये आई थिंक स्टैंडर्ड 7th और
या 8 की बुक में आपको मिल जाएगा कि ग़िज़ा को जो महफ़ूज़ किस तरह से किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमें मुरब्बा वग़ैरह महफ़ूज़ करना है तो उसमें हम शक्कर वग़ैरह डालते हैं। अचार को महफ़ूज़ करने के लिए उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से कई चीज़ें हैं जिनको महफ़ूज़ मतलब जल्द ख़राब होने से बचाने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दूध है, अगर दूध को हमें ख़राब होने से बचाना है तो उसे क्या किया जाता है, दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है और फिर फ़ौरन उसे ठंडा कर लिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, दूध को ख़राब करने वाले जो जरासीम होते हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं और दूध हमारा काफ़ी देर तक महफूज रह सकता है। तो ऐसे अलग-अलग ग़िज़ाओं को महफूज करने के अलग-अलग तरीके हैं। ये दूध को जो गर्म करके ठंडा किया जाता है, इसे पाश्चराइज़ेशन कहते हैं। तो ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ग़िज़ाई अज्जा को महफूज करने के जो तरीके हैं, ये आपको 7th और 8th जो 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए आलू को जो अफ़वाह फूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो इस पे गामा श्वापाशी की जाती है। यानी उस पर जो रेज़ है, वो रेज़ उससे उसको उस रेडिएशन उस पर किया जाता है, जिसकी वजह से आलू के ऊपर अफ़वाह वगैरह नहीं निकलते हैं और आलू महफूज रहते हैं। सेहत का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अब सेहत यानी क्या, कि जिस्म का उम्दा हालत में होना या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होना, या हमारे जितने भी जिस्मानी आज़ा हैं उनका सही तरीके से वक्त पर अपने तमाम काम या तमाम अफ़ाल अंजाम देना, चाहे वो अंदरूनी आज़ा हो चाहे वो बैरूनी आज़ा हो, तो इसे हम सेहत कहते हैं। तो सेहत का लफ्ज़ी मानी क्या होता है फिर, जिस्म का उम्दा हालत में होना। ओके, अब बीमारी का मतलब क्या है, तो इसका उल्टा बीमारी हो जाएगा। बीमारी का मतलब क्या है, इज़्तिराब, बेचैनी या बेकरारी, यानी अगर हमारे जिस्म की हरकत बेकाबू हो जाए या हमारे जिस्म के जो उज़लात है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी उज़लात हो या बैरूनी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इज़्तिराब, बेचैनी और बेकरारी आती है। अब ऐसे मर्ज़ जो एक दूसरे में मुंतकिल होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी ऐसी बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं, या किसी भी ज़रिए से अगर बीमारी फैलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं मुताद्दी अमराज़। क्या कहेंगे उसे, हम मुताद्दी अमराज़ कहते हैं। यानी फैलने वाली बीमारियाँ, चाहे वो पानी के ज़रिए फैले, चाहे वो किसी के छूने के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, यानी बीमार इंसान की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, यानी एक बीमारी अगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचती है तो इसे हम मुताद्दी अमराज़ कहते हैं। अगर हम मुतादी अमराज़ की सबसे कॉमन मिसाल अगर लें तो सर्दी ज़ुकाम जो है ये मुतादी अमराज़ में शामिल होता है। यानी जिस इंसान को सर्दी हुई है, अगर वो छींक ले लेता है तो उसकी छींक के ज़रिए उसके जो जरासीम है वो बाहर फेंके जाते हैं, और अगर सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो जरासीम नाक के ज़रिए उस इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को भी सर्दी या खांसी की बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जब भी सर्दी या खांसी होती है तो हमें रुमाल वगैरह या नैपकिन वगैरह का इस्तेमाल छींकते और खांसते वक्त करना चाहिए, ताकि वो बीमारी किसी दूसरे तक ना फैले और उसके जरासीम वही ज़ाय हो जाए। तो ये सबसे कॉमन मिसाल है मुतादी अमराज़ की, यानी फैलने वाली बीमारियों की। और कौन-कौन से मुतादी अमराज़ आपको पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नामियाती नाकामी किसे कहते हैं? तो आज़ा के अफ़आल में ख़राबी को नामियाती नाकामी कहते हैं। यानी अगर हमारे जिस्मानी आज़ा, अफ़आल यानी क्या, उनके काम में अगर कोई ख़राबी आ रही है तो इसे हम कहेंगे नामियाती नाकामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कौन सा मर्ज होता है? तो गठिया का बुखार नाम का जो मर्ज है वो स्ट्रेप्टोकोकस इस बैक्टीरिया से होता है। अब मुहर्रिका इंसुलिन जिस्म के कौन से हिस्से में तैयार होता है? तो ये लबलबे में तैयार होता है। ओके, मुहर्रिका इंसुलिन जिस्म के कौन से हिस्से में तैयार होता है? लबलबे में तैयार होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इंसुलिन से रिलेटेड 3-4 फैक्ट्स हमने देखे। सबसे पहले तो क्या, कि इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? शुगर की बीमारी। और इसको दूसरा नाम अगर दे तो शुगर, जिस्म में शुगर बढ़ जाने की वजह से भी इंसुलिन होता है। ओके, और जिस्म की शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब मुहर्रिका इंसुलिन जिस्म के कौन से हिस्से में पाया जाता है? लबलबे में पाया जाता है। तो इस तरह से एक ही चीज को आपको कोरिलेट करना है और आपको उसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा की बीमारी की क्या वजह है? तो घेंगा की बीमारी किसे कहते हैं? हम थायराइड को कहते हैं। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो घेंगे की बीमारी होती है। देखिए नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो अगर नमक को हम खुला रख देते हैं, नमक जिस भी
कंटेनर में नमक को रखा जाता है, अगर वो कंटेनर का हमने ऊपर से कैप नहीं लगाया है, वो खुला है, तो उसमें जो आयोडीन होता है वो ज़ाय हो जाता है और फिर जिस्म को जितना आयोडीन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा की बीमारी यानी कि हमें क्या कहेंगे उसे, थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यानी गले के पास का जो हिस्सा है, जो थायराइड ग्लैंड्स है, वो बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके। तो देखिए ये जो है घेंघा की बीमारी, देखिए इस तरह से होती है। थायराइड एक्चुअली घेंघा से थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आयोडीन की ही वजह से होता है, लेकिन थायराइड के अंदर इस तरह से बाहर की तरफ ये जो बढ़ गया है हमारा नेक का जो पार्ट है, तो थायराइड में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, वो गले के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है, उसकी वजह से जल्द खराश वगैरह या वॉइस प्रॉब्लम वगैरह, निगलने में तकलीफ इस तरह से होता है। लेकिन घेंघा थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है। घेंघा में क्या होता है देखिए, ये जो हमारा गला है या जो हमारी नेक है, उसका जो पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, उसे कहते हैं हम घेंघा की बीमारी। ओके। और थायराइड जो है थोड़ा डिफरेंट है, थायराइड में ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने थायराइड और घेंघा को आपको एक ही बताया है, लेकिन दोनों भी गले से ही रिलेटेड है और दोनों भी आयोडीन की कमी की ही वजह से होता है। लेकिन सभी को थायराइड की वजह से इस तरह से जो गला है या इस तरह से जो नेक पार्ट है वो बढ़ने नहीं लगता है। जो थायराइड है वो गले के अंदर तक ही रहता है, अंदर के ही जो ग्लैंड्स है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स है जो, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन घेंघे की जो बीमारी है, उसमें हमारा जो गर्दन का पार्ट है या जो हमारा ये नेक नेक का जो पार्ट है आगे का, उसमें क्या होता है, इस तरह से आगे की तरफ वो हिस्सा बढ़ने लगता है। ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंट है उनके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या है, मास्टर गुदूद किसे कहते हैं। तो मास्टर गुदूद किसे कहते हैं, गद्दे नखाइया को जो है यहाँ पर मास्टर गुदूद कहा जाता है। देखिए आपको ये उर्दू मीडियम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपको याद रखने ही होंगे। ओके। कि मास्टर गुदूद किसे कहते हैं, जो गद्दे नखाइया है उसे मास्टर गुदूद कहा जाता है। अब ऐसा मर्ज जिसमें खून मुंजमद नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेमोफेलिया कहते हैं, यानी जिसमें हमारा खून जो है मुंजमद नहीं होता, यानी एक बार अगर खून हमारा बहना शुरू हो जाए तो एक्सेस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हेमोफेलिया कहते हैं, कि जल्दी से जो है खून मुंजमद नहीं हो पाता है। ओके। अब इंसानों में क्रोमोसोम की कितनी जोड़ियां होती हैं, तो 23 जोड़ियां होती हैं, और अगर हम सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की बात करें तो सिंगल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर हम पेयरिंग की बात करें, जोड़ियों की बात करें, तो 23 पेयरिंग्स होती हैं, 23 जोड़ियां होती हैं क्रोमोसोम की। कौन कौन से क्रोमोसोम है ये आपको पता है। ओके। अब कपड़े की मिलों में काम करने वालों को कौन सी बीमारी हो सकती है, तो कपड़े की मिलों में काम करने वाले को अस्थमा या दमे की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो कपड़े के बारीक जर्रात है वो नाक के जरिए उनके फेफड़ों में जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मौरूसी नुक्स की क्या वजह है, ये मौरूसी बीमारियों की क्या वजह है, तो जीन में नौई तबद्दुल। मौरूसी बीमारियां यानी क्या, जो विरासती बीमारियां होती हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, ऐसी बीमारियों को जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक डिसीजेस भी कहते हैं। तो जो जेनेटिक डिसीजेस है या जो मौरूसी बीमारियां हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकती है या उनके बच्चों के बच्चों को हो सकती है, तो इसे हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, मौरूसी बीमारियां कहते हैं। तो ये बीमारियां किस वजह से होती हैं, तो जेन में जो नोई तबद्दुल होता है, यानी हमारे जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक्स होते हैं, उसके अंदर तब्दीली की वजह से क्या होता है, ये बीमारियां लाहक होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रंगकोर इंसान कौन से रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकता, यानी ऐसा इंसान जिसे रंगकोर बीमारी हुई है वो कौन से रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकता, तो सुर्ख और सब्ज यानी लाल और हरे रंग में जो है वो इम्तियाज नहीं कर सकता। देखिए जब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिया जाता है तो सबसे पहले आंखों का टेस्ट लिया जाता है, तो आंखों का टेस्ट लेने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा हरा और लाल ही कलर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिग्नल के ऊपर लाल और हरी ही लाइटें सिग्नल का पता देती हैं कि कौन सा सिग्नल अभी शुरू है और कहाँ पर हमें स्टॉप करना है। तो जिस इंसान को अगर रंग कोर है तो वो ये लाल और हरे में जो डिफरेंस नहीं पहचान पाएगा, ये वो लाल और हरे को नहीं उनमें फ़र्क नहीं कर पाएगा, तो उन्हें लाइसेंस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी वजह से हादसा होने का खतरा लाहक हो जाता है। तो इसे रंग कोर की बीमारी कहते हैं, यानी लाल और हरे रंग में ये लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं। ओके। अब देखिए पानी में उगने वाली सुंबुल की अहमियत क्या है, यानी जो पानी में जो फूल उगता है सुंबुल, उसकी क्या अहमियत है, तो ये ताबकार फासिद मादों को जज्ब करती है, यानी जो फासिद मादे होते हैं ये क्या करती है, उसको जज्ब कर लेती है। जो पानी में उगने वाली सुंबुल है, सुंबुल एक पौधा है। अब देखिए क्या है, हिफ्ज़ मा तकद्दुम किसे कहते हैं,
तो बीमारी की रोकथाम के लिए की गई पेशगी एहतियात को, यानी हम जो क्या कहेंगे इसे, जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी बीमारी को आने से पहले की जो तैयारी हम करते हैं ताकि उसे रोक सके, जैसे वैक्सीन वगैरह लेना या फिर एहतियाती तदाबीर करना। हम कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिक्योर, यानी प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं बीमारी से के रोकथाम के लिए, जो भी प्रिकॉशन लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हिफ्ज़ मा तकद्दुम कहते हैं। यानी किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए या उस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती जो तदाबीर की जाती हैं, वैक्सीन का लेना या फिर अगर कोई वबाई अमराज फैला है तो पानी गर्म करके पीना, खुली हुई चीज़ों को ना खाना, ऐसी जो हम पेशगी तैयारियां करते हैं ताकि बीमारियों को रोका जा सके, उसे हिफ्ज़ मा तकद्दुम कहते हैं। अब WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, ये एड्स का पूरा नाम है। WHO का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तंबाकू में कौन सा मुजीर जुज होता है, यानी तंबाकू में ऐसा कौन सा मुज़िर, यानी जो हमारे लिए गैर ज़रूरी है या हमारे लिए ख़तरनाक है, ऐसा कौन सा जुज़ होता है? तो निकोटीन होता है, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी होती है। तो तंबाकू में कौन सा जुज़ होता है? मुज़िर है एक्चुअली ये निकोटीन। सिगरेट नोशी या तंबाकू को चबाने से कौन सा मर्ज होता है? तो देखिए, सिगरेट नोशी और तंबाकू को चबाने से कौन सा मर्ज होता है, ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर या सरतान नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखिए, कैंसर को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? तो केकड़े की जो अलामत होती है उससे कैंसर को जाहिर किया जाता है। जिस्म में तवानाई किस शक्ल में जमा होती है? तो एटीपी की सूरत में जिस्म में तवानाई जमा होती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनाइन ट्राइफोस्फेट। क्या है एटीपी का पूरा नाम? एडिनाइन ट्राइफोस्फेट। ओके। और जिस्म में तवानाई किस शक्ल में जमा होती है? एटीपी में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनाइन ट्राइफोस्फेट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, खुद कफील जानदार किसे कहते हैं? खुद कफील यानी क्या? इंडिपेंडेंट, यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उन्हें खुद कफील जानदार कहते हैं। और नबातात जो है यहाँ पर खुद कफील में आते हैं। नबातात या जो हरे पौधे वगैरह होते हैं, ये है खुद कफील नबात, ये खुद कफील जानदार, क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे नबातात जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इन्हें हम खुद कफील नबातात कहते हैं। हम नबातात में भी बहुत सारे नबातात ऐसे हैं जो कि अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आगे हम ज़रूर देखेंगे। तो खुद कफील यानी क्या? इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी के ऊपर मुनहसिर नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करते अपनी ग़िज़ा के लिए, खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, उसे खुद कफील नबातात कहते हैं। अब ये हमारी मतलब खुद की ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ओके, उसके ज़रिए वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? सब्ज नबातात के पत्ते सब्ज क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल या सब्ज मायने की वजह से, यानी नबातात में क्लोरोफिल नाम का एक जुज्व पाया जाता है, जिसे उर्दू में सब्ज माइना कहते हैं, जिसकी वजह से नबातात का रंग हरा होता है। और ये सब्ज माइना जो है, यही नबातात को अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने में मददगार साबित होता है। एक जानदार से दूसरे जानदार में तवानाई के तबादले को क्या कहते हैं? तो गिज़ाई ज़ंजीर कहते हैं, यानी एक जानदार में जो तवानाई होती है वो जब दूसरे जानदार में मुंतकिल होती हैं। जैसे गिज़ाई ज़ंजीर क्या है? देखिए, जैसे नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ओके, सपोज़ ये नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, फिर नबातात को सब्ज़ी खोर जो जानवर होते हैं, जैसे बकरी की मिसाल अगर हम ले लें, तो बकरी वगैरह जो है नबातात या घास फूस वगैरह को खाती हैं। तो नबातात ने जो तवानाई अपने अंदर तैयार की है, जब बकरी इसे खा लेंगी तो ये तवानाई बकरी के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी, बकरी को तवानाई मिलेंगी। फिर बकरी को जो है गोश्तखोर हैवानात खा लेते हैं। गोश्तखोर हैवानात यानी जैसे शेर, चीता वगैरह जो है, ये क्या करते हैं? बकरी को, सपोज ये बकरी का शिकार करके उसको खा लेते हैं। तो नबातात से जो तवानाई बकरी में मुंतकिल हुई थी, अब बकरी को शेर ने खा लिया, तो ये तवानाई कहाँ, किस में मुंतकिल हो गई? शेर में मुंतकिल हो गई। फिर शेर सपोज मर गया और ज़मीन के अंदर उसे वो दफन हो गया, या ज़मीन के मरने के बाद वो कई दिनों तक जंगल में इसी तरह पड़ा रहा, सड़ गल के उसके जो डिकम्पोजर्स है, यानी जो जरासीम हैं, उन्होंने उसको, वो शेर को डिकम्पोज कर दिया, वो वापस मिट्टी में जाकर मिल मिल गया। तो शेर की जो तवानाई थी वो वापस कहाँ पर चली गई? ज़मीन के अंदर चली गई। फिर ज़मीन से जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं?
या ज़मीन के ज़रिए वो तवानाई कहाँ पर दाखिल होती है? नबातात के अंदर। तो इस तरह से जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है ये हमेशा इसे ज़ंजीर कहा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यू चलते रहती हैं, ओके? तो इसे क्या कहते हैं जब तवानाई एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाती सॉरी एक जानदार से दूसरे जानदार में जाती हैं तो उसे हम ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। अब फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है? तो देखिए जो फ़िज़ा है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी गैसेज़ हैं जो गैसेज़ है या फिर जो आबी बुखारात हैं, इन सब का तनासुब बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है सबका नाइट्रोजन का तनासुब कितना है, ऑक्सीजन का तनासुब कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है। तो देखिए फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन पाई जाती है 78 के अराउंड जो है 78% के अराउंड नाइट्रोजन है, हवा के अंदर मौजूद। 20% क्या है ऑक्सीजन है, ओके? और कुछ 0.3 कुछ समथिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम देख लेते हैं कितनी है। तो देखिए देखिए 0.3 कितने परसेंट है यहाँ पर 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ओके? पेचीदा नामियाती मुरक्कबात का सादा मुरक्कबात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? तो इसे अमल तख़मीर कहते हैं। यानी जो पेचीदा नामियाती मुरक्कबात है इनको अगर हम सादा मुरक्कबात में तब्दील कर लेते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं? अमल तख़मीर कहते हैं। फ़िज़ा में कितने फ़ीसदी नाइट्रोजन मौजूद है? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा तनासुब नाइट्रोजन का है। कितना है वो? 78% है, ओके? उसके बाद फ़िज़ाई नाइट्रोजन का इसके मुरक्कबात में तबादले को क्या कहते हैं? तो फ़िज़ाई नाइट्रोजन का इसके मुरक्कबात में जो तबादला होता है, जो चेंजेस होते हैं यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करने का जो अमल है इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन का तायुन कहा जाता है और ये कौन करता है? ये नबातात करते हैं, ओके? कौन सी गैस जिंदगी बख्श कहलाती है? तो सबको पता है कौन सी गैस जिंदगी बख्श कहलाती है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन जो है इसे हम जिंदगी बख्श गैस कहते हैं। अब फ़िज़ा में ऑक्सीजन का तनासुब कितना है? तो फ़िज़ा में ऑक्सीजन का तनासुब कितना है? 20% है। नाइट्रोजन का कितना है? 78% है। ऑक्सीजन का 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। और बाकी की जो अदर गैस है ये बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन से अमल के ज़रिए ऑक्सीजन फ़िज़ा में लौटती है? तो शुआई तरकीब या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है। अब शुआई तरकीब क्या होता है? शुआई तरकीब यानी जो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उस अमल को शुआई तरकीब कहा जाता है। तो शुआई तरकीब में नबातात क्या करते हैं? सब्ज़ मायने यानी नबातात के जो पत्ते, हरे पत्ते वगैरह होते हैं, उसमें सब्ज़ मायना मौजूद होता है। इसकी मदद से नबातात क्या करते हैं? सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इनका इस्तेमाल करके नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और ये ग़िज़ा तैयार करने के अमल के दौरान नबातात जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं खारिज करते हैं। तो शुआई तरकीब के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो फ़िज़ा में खारिज होती है, फ़िज़ा में लौटती हैं, ओके? तो ये याद रखना है आपको शुआई तरकीब का अमल यानी क्या? नबातात का अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने का जो अमल है और इसमें सूरज की जो रोशनी होती है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। आफ़ाक़ी मुहल्लिल किसे कहते हैं? यानी ऐसा मुहल्लिल जिसमें तमाम ही चीज़ें हल हो जाए उसे हम आफ़ाक़ी मुहल्लिल कहते हैं और सबको पता है आफ़ाक़ी मुहल्लिल कौन सा है? पानी है। यानी पानी में हम शक्कर, नमक कोई भी चीज़ अगर हम डाल दें तो वो आसानी से हल हो जाती है। तो इसीलिए पानी को क्या कहा जाता है? आफ़ाक़ी मुहल्लिल कहा जाता है। बेकार मादे किसे कहते हैं? तो रद्द की हुई अशिया को बेकार मादे कहते हैं। रद्द यानी जो रिजेक्टेड चीज़ें हैं, जो रिजेक्टेड अशिया हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बेकार मादे यानी जो किसी काम के नहीं हैं। इंसानी पेशाब और फुजला क्या कहलाता है? तो इसे रात की मिट्टी कहते हैं। हयाती गैस के अज्जा कौन-कौन से? यानी जो हयाती गैस होती है, उसको तैयार करने के लिए कौन से अज्जा इंपॉर्टेंट है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए मीथेन ये जो गोबर गैस वगैरह होती है, इससे मीथेन खारिज होता है, ओके? तो इसे हयाती गैस कहते हैं। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये हयाती गैस के अहम अज्जा है। ये आपको याद रखना है कौन-कौन से? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या है ये? हयाती गैस के अहम अज्जा है, ओके? तो देखिए खुर्दबीनी जानदार के अमल से नबातात और हैवानात के बाकियात का तज्जिया क्या कहलाता है? तो इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी जो खुर्दबीनी जानदार है ये क्या करते हैं? जैसे नबातात के पत्ते ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं या कुछ फ्रूट्स वगैरह ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं तो खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं? इनको डिकम्पोज कर देते हैं यानी इनको पूरी तरह से मिट्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं।
तो ये जो अमल है ये क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। ओके, या फिर और खुर्दबीनी जानदार को क्या कहाँ कहते हैं? तज्जिया कार कहते हैं, क्योंकि वो तज्जिया करते हैं। और इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे ग़िज़ाई ज़ंजीर में मैं आपको बताई थी कि जैसे शेर है, शेर मरने के बाद कई दिनों तक वही पड़ा है, वो सड़ गल जाता है, तो ये सड़ाने उसका जो काम है उसको ये खुर्दबीनी जानदार करते हैं। वो उसका तज्जिया करते हैं और वापस उसको मिट्टी में शामिल करते हैं, जिसकी वजह से तवानाई वापस मिट्टी में लौट जाती है। नेक्स्ट क्या है? मौजूदा दौर को क्या कहते हैं? तो मौजूदा दौर को प्लास्टिक का दौर कहते हैं। अब तक कुल कितने अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं? तो कुल 118 अनासिर जो है दरियाफ्त हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे कहीं कुछ बोलने में अगर गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन मुझसे गलत हो गया है तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट एग्ज़ाम की, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।